जी, तो पाकिस्तान की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच की। बहुत सी बातें हो रही हैं, फ़वाद आलम कहाँ हैं, फ़हीम अशरफ कहाँ हैं प्लेइंग 11 से, इस पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इंडिया के बैट्समैनों की स्ट्रगल लेफ्ट आर्म पेसर्स के साथ कब ख़त्म होगी। और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि न्यूजीलैंड कैसे बार बार बच गए। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे बायलैटरल सीरीज पे जो डिबेट आजकल चल रही है। बिल्कुल, ये सब और बहुत कुछ। सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय। जी उमैर साहब, पाकिस्तान का पहला दिन था कि श्रीलंका का पहला दिन था, कहना मुश्किल है। बॉलर्स का ज़रूर ये पहला दिन रहा है, 12 विकेटें गिरी हैं पहले दिन में। गॉल के टेस्ट में असूली तौर पे होता ये है, अगर हिस्ट्री देखें, कि टॉस जीता जाता है, पहले बैटिंग की जाती है, लंबा स्कोर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लंबा स्कोर हो नहीं सका। क्या ख्याल है? आज भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लंबा स्कोर उस तरह हो नहीं सका। जिस तरह हमने देखा कि स्टार्ट में ही श्रीलंका काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उनके जो मेन मेन बैट्समैन थे जिनके बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ है, करुणारत्ने वगैरह और मैथ्यू वगैरह, ये लोग उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। और वही बात है कि बॉलर्स का डे था। लेकिन मैं अगर अगर हम इस पे बात करें कि काफ़ी ज़्यादा एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान के जो मतलब एक तरफ अगर हम श्रीलंका को देखते हैं, उन्होंने उन्होंने काफ़ी स्पिनर्स को खिलाया था और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ हमारे पास 2 स्पिनर्स थे। तो उस बारे में क्या कहते हैं आप? क्या सीन है? बिल्कुल, बड़ी डिबेट हॉट चल रही है ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पर, कि श्रीलंका ने सिर्फ़ 1 सीमर खिलाया है, पाकिस्तान ने 3 सीमर्स खिलाए हैं, हुँ, सही है? और मतलब हमारे पास जो स्पिनर्स हैं, वो भी यासिर शाह आउट एंड आउट एक्सपीरियंस बॉलर है, वो भी कमबैक कर रहा है, नवाज़ टेस्ट मैच में अभी नया है और आगा सलमान पार्ट टाइम है। तो बेसिकली देखा जाए तो 2 एंड अ हाफ स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जा रहा है और श्रीलंका ऑलमोस्ट 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, 3 टू 4 कर लें या 3 एंड अ हाफ कर लें। तो डिबेट तो बनती है, क्योंकि स्पेशली अभी जिस रफ्तार से गेंद जो है वो स्पिन हो रही है पाकिस्तानी इनिंग्स के एंड में, जो हमने देखा है, तो ये 222 का जो स्कोर है ये बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, सडनली बुरा नहीं लग रहा और पाकिस्तान को बहुत अच्छी बाबर को, अज़हर को, रिजवान वगैरह को बैटिंग करनी पड़ेगी। जो हमने टीम बनाई थी, अगर आपको याद हो, उसमें हमने भी 3 पेसर्स ही रखे थे। आपने फ़हीम रखा था, मैंने नसीम रखा था और हम साथ गए थे नवाज़ और यासिर से। हमने आगा सलमान की जगह फवाद को रखा था, ठीक है, अपनी प्लेइंग 11 में। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मेरे ख़्याल में जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें जो मेरे ख़्याल में ये हो रहा है कि श्रीलंका भी अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ चल रहा है और पाकिस्तान भी अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ चल रहा है। जिस तरह अगर बिल्कुल। हम अभी देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भी सीरीज़ हुई है, तो श्रीलंका की जो स्ट्रेंथ थी वो स्पिनर्स ही थे। तो उन्होंने वही वाली स्ट्रेंथ को आगे कंटिन्यू किया। और अगर हम पाकिस्तान का देखते हैं तो जिस तरह आप बात करेंगे, जो मेन स्पिनर सिर्फ़ एक ही था पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान ने जो वैसे भी स्ट्रेंथ देखा जाए, हसन अली, शाहीन मतलब ज़्यादा टेस्ट में अच्छे हैं। तो मेरे ख़्याल में यही चीज़ पाकिस्तान ने रखी होगी कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे चले होंगे, क्योंकि फ़ास्ट बॉलर्स हैं। और साथ में श्रीलंका जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे चला होगा स्पिनर्स की। नहीं, आपने क्या कहते हैं बहुत आप? बहुत प्यारी बात की है और मीडिया पे यही बातें हो रही हैं कि जी फवाद आलम क्यों नहीं खेला, फलाना क्यों नहीं खेला। अब हमने भी फवाद आलम को टीम में रखा था, लेकिन इसलिए रखा था क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करेगा यंग प्लेयर्स के साथ। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है कि आगा सलमान को चांस दिया है, फ्यूचर में शायद सऊद शकील को भी चांस देना पड़ेगा। और ये प्रेशर भी अच्छा है कि फवाद पर और अजहर अली पर ये बेंच स्ट्रेंथ का प्रेशर भी पड़े और वो लोग भी कंसिस्टेंटली और ज़्यादा परफॉर्मेंस पे अपनी तवज्जो दें। तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि पाकिस्तान स्ट्रेंथ पर खेला है और ये लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि आपके स्क्वाड में ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है? हमारा स्क्वाड में बैकअप स्पिनर सिर्फ़ अब आप समझें तो नौमान अली है, ठीक है? और नौमान अली का प्रैक्टिस मैच भी बिल्कुल। अच्छा नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी अच्छी नहीं गई। सो कंसिडरिंग स्ट्रेंथ, कंसिडरिंग योर पॉइंट, मेरा ख़्याल है प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक खिलाई है। आप क्या कहते हैं? हाँ, हाँ जी, इनकी जो प्लेइंग 11 ठीक है, लेकिन वही बात है कि मैं वैसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था और मतलब बेहतर भी यही था कि फ़वाद आलम को रखते हैं, आगा की जगह। क्योंकि मेरे ख़्याल में मतलब फ़वाद आलम एक तो सिर्फ़ वो टेस्ट मैचेज़ ही खेलता है और उसको चांस देना चाहिए था। मैं तो ये बोलूँगा कि उसको चांस देना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे इन्होंने मतलब अगर फ़वाद आलम को नहीं खिलाना था, तो उसकी जगह शान मसूद को ये लोग ट्राई कर लेते।
क्योंकि जो शान मसूद का जो रिकॉर्ड है, जो प्रीवियस उसका स्कोर है श्रीलंका के अगेंस्ट, उसकी एवरेज भी अच्छी है, 69 की एवरेज है उसकी। तो मेरे ख्याल में शान मसूद है वो बेहतर ऑप्शन हो सकती थी। यार लेकिन अब क्या कहते हैं? इसमें शान मसूद तो ओपनिंग बैट्समैन है, तो आप फवाद आलम की जगह किस तरह ला सकते हो उसको? तो ज्यादती हो जाएगी मेरी नज़र में आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से ही आप रिप्लेस कर सकते थे। या सऊद शकील आता था या सलमान अली आगा आता था। फवाद आलम की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अच्छी नहीं गई, लेकिन अब फवाद आलम हम्म। कैरियर के उस फेज पे हैं कि उनके ऊपर हमेशा ये प्रेशर रहेगा कि जी फ्यूचर क्या है। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेट है कि वो अपने कैरियर में बिल्कुल लेट सिलेक्शन में आए, लेकिन अब ये आप फवाद आलम या अजहर अली की वजह से आप ये नहीं कर सकते कि आप सलमान अली आगा, कामरान गुलाम या आप जो है सऊद शकील को चांस ही ना दो। सेम हम्म। डिबेट जो इंडिया में विराट कोहली के अगेंस्ट हो रही है वो यही हो रही है ना कि यार कब तक आप चांस दोगे, इवन दो बड़ा लेजेंडरी प्लेयर है विराट कोहली पे जब मतलब पॉइंट उठ रहा है तो फवाद आलम और अजहर अली पे तो उठना बनता भी है। तो एनीवेज अगर हम इस पे बात करें तो स्ट्रेंथ पे पाकिस्तान गया और परफॉर्मेंस तो बॉलर्स की बिल्कुल ठीक थी। मतलब आपने 222 पे आउट किया, इवन दो आखिरी विकेट पे शायद ज़्यादा रन्स दे दिए जो नहीं बनने चाहिए थे। अंडर 200 बिल्कुल। पाकिस्तान कर सकता था। बट स्टिल आप ये नहीं कह सकते बुरी परफॉर्मेंस है। चंदीमाल आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेला और क्या कैच पकड़ा हमारे भाई ने, जिनको बहुत मोहम्मद आला असीम कह रहे कैच। थे कि अनफिट है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो बल्कि जब वो कैच पकड़ा तो वो तो यार बहुत ज्यादा वो कैच बहुत अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था चंदीमल का। और उस टाइम चंदीमल बड़ा मार भी रहा था, मतलब जिस तरह आपने बात की ना कि जो उनका जो लास्ट पेयर था, तो आई थिंक 133 फॉर 8 हो गए थे ये लोग। तो उसके बाद इन्होंने मतलब अपना जो स्ट्राइक रेट है वो काफी अच्छा रखा था, 5.6 5.7 पे चल रहे थे ये लोग। तो वहां पे कैच इसका बड़ा एक अच्छा मतलब साबित हुआ पाकिस्तान के लिए, जिस वजह से इनका स्कोर कम हुआ थोड़ा। बिल्कुल, यासिर शाह बहुत अंडररेटेड फ़िल्डर है और हमेशा इस तरह के कैचेज़ पकड़ता रहता है हर दूसरी सीरीज़ में और डोमेस्टिक लेवल पर भी, तो बहुत अंडररेटेड फ़ील्डर है। मैं तो कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी फ़ील्ड्समैन है। आउटफ़ील्ड में बहुत बहुत प्यारी फ़ील्डिंग हम्म। करता है। अच्छा, अब इसमें हमने ट्वीट भी किया कि इस सीरीज़ में जो आप शान मसूद की बात कर रहे थे, अब्दुल्ला शफ़ीक और इमाम पे बहुत प्रेशर है। हैं सिर्फ़ 2 मैचेज़ ये ऑलमोस्ट इनके लिए परफ़ॉर्म करने के लिए, चांस इनके लिए। क्योंकि जिस हिसाब से शान मसूद परफॉर्मेंस देता आ रहा है, अब अगर ये फेल होते हैं, तो फिर शान मसूद के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो बहुत थिन मार्जिन है अब्दुल्ला और इमाम के पास। इनको बड़ा स्कोर इस सीरीज में करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इनको करना पड़ेगा। और जिस तरह खैर पहले आपने काउंटर कर लिया था इस बात को कि उसको हम लोगों ने टॉप ऑर्डर पे लेके आना चाहिए। तो अगर जिस तरह फर्स्ट इनिंग में तो ये दोनों मतलब फ्लॉप हो गए, उस तरह मुझे नहीं, इनकी एक शॉट अच्छी थी अब्दुल्ला शफीक की कि, लेकिन उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इतना अच्छा ये लोग खेले हैं फर्स्ट इनिंग में। तो देखते हैं सेकंड इनिंग में ये लोग क्या करते हैं। तो उसके साथ साथ मेरे ख्याल में ये टेस्ट मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पॉइंट्स अगर हम देखें जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो टेबल है, उसमें मतलब कि आई थिंक श्रीलंका थर्ड पे और पाकिस्तान फोर्थ पे। तो बिल्कुल। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो ऊपर चला जाएगा, और अगर हार जाता है मतलब अगर अच्छा नहीं बनता तो शायद इंडिया ऊपर आ जाए पाकिस्तान से, अकॉर्डिंग टू दी परसेंटेज पीसीटी। हुँ। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, बहुत वाइटल सीरीज़ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए। और एक बात ये भी चल रही है कि पाकिस्तान का ओवर रेट स्लो था और शायद उसकी वजह से हम्म। पाकिस्तान को कोई पीनलाइज भी किया जा सकता है। अब देखते हैं कि वो अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर वो होता है तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान के जो पीसीटी पॉइंट्स परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, जो कि बड़ा नेगेटिव होगा पाकिस्तान के लिए। अभी रिसेंटली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज़ में इंग्लैंड को भी हुआ है, नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा मैच डे 1 में मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान इज़ अहेड। मैं ये बोलूँगा कि मैच इज़ इवनली पॉइज्ड और अब देखना पड़ेगा कि कल का पहला सेशन किस तरीके से पाकिस्तान गुज़ारता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा और वो शायद टोन सेट करेगा पूरे दिन की आगे। आपका क्या टेक है? पहला दिन हाँ इवन है, श्रीलंका ऊपर, पाकिस्तान ऊपर, क्या कहते हैं? यार, मेरे ख्याल में अ, ये बैलेंस ही है एक तरह से। जैसे अगर अगर ये 133 फॉर 8 के बाद अगर ये लोग विकेट इनकी जल्दी गिर जाती,
तो फिर हो सकता था पाकिस्तान की तरफ होता, लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग आई है तो मतलब अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गया, इमाम भी आउट हो गया, इवन इवन के बाबर आजम भी स्ट्रगल कर रहा था स्पिन को बिल्कुल, खेलते बिल्कुल, हुए बिल्कुल। उसके अब जो लास्ट और वही वाली बात है बिल्कुल। कि अब अच्छा आपने या नीचे डेब्यू आगा सलमान भी खिलाया हुआ है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर होगा। तो अगर बाबर जल्दी आउट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा बैटिंग लाइनअप पर। तो देखते हैं बहुत कि सही। क्या होता है। डे 1 हमारी कंसेंसस है कि इवनली पॉइज्ड है, बैलेंस्ड है अभी। बाकी बिल्कुल। आप ये बताएँ कि ये इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ जो है, जो कि कंसिस्टेंटली चलती जा रही है, बिल्कुल। इसमें पहला अस ओडीआई मतलब है कि बिल्कुल ही वन साइडेड रहा। इंडिया ने और जसप्रीत बुमराह ने मतलब बैम्बूज़ल्ड कर दिया आपके इंग्लिश बैट्समैन को, कुछ समझ नहीं आई। वो इंग्लैंड का जो बेसबॉल नैरेटिव था, जो टेस्ट मैच में ये लोगों को डरा रहे थे, अब इधर पहले टेस्ट मैच में तो आके बिल्कुल ही वो नैरेटिव उनका ढेर हो गया। क्या आपका क्या तासुरात है? हाँ जी, बिल्कुल, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि ओडीआई जिस तरह पहला हुआ कि इंग्लैंड तो भई ना जेसन रॉय चल रहा है, ना उनका बटलर, ख़ैर बटलर ने थोड़ा बहुत चांस लिया था, मतलब थोड़ा बहुत के एक तरफ से वो परफ़ॉर्म कर रहा था, लेकिन वही बात है कि बुमराह के सामने तो कोई भी नहीं खड़ा हो सका। जिस तरह मुझे याद है एक एक आपने शॉट भी वहाँ पे अपलोड की थी हमारे चैनल पे, जिसमें वो बुमराह की जो बॉल स्विंग हो रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। इवन कि वो खुद थोड़ा-सा हो रहा था कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि बॉल कैसे स्विंग हो रही है इतनी। तो ओवरऑल तो इंडिया का ही दिन था पूरा, और साथ-साथ अगर हम देखें कि रोहित शर्मा का जो उसने जो छक्के मारे थे, ओए मतलब होए! पुल पे, तो बड़े अख़ीर छक्के थे वो, मतलब कि रोहित शर्मा की फ़ेवरेट शॉट वही है, आपको पता है। बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल में इंडियन फैन्स ने भी बड़ा एन्जॉय किया होगा इस चीज़ को, इस बहुत ज़्यादा यार। मैच को। अब देखो, मैंने बुमराह की बॉलिंग देखी, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। बुमराह इससे भी अच्छी बॉलिंग कर चुका है और उसने खुद कहा अपने इंटरव्यू में कि मैं इससे बेहतर स्पेल कर चुका हूँ और उस स्पेल में मुझे कभी इस तरह नहीं हुआ कि मुझे 5 या 6 विकेटें मिल जाएँ। तो इस स्पेल में वो हुँ, हुँ। लकी भी रहा थोड़ा, क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैनों ने बहुत अजीब-सी शॉटें मारी हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप पोक कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया कि कर क्या रहे हैं। जब इधर वही बात आती है कि बेसबॉल नैरेटिव, क्या स्विंगिंग कंडीशंस हुँ, एंड हुँ। सीमिंग कंडीशंस में आपको थोड़ा-सा स्टेबल खेलना पड़ेगा कि आपने बस एक ही हुँ। तरीके से ऑल आउट अटैक पे जाना है। तो ये इंग्लैंड को शायद थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा कि क्या बैलेंस और अटैक को थोड़ा-सा इनको देखना पड़ेगा, मुझे लगता है। मतलब कोई भी इंग्लैंड का हाँ, बैट्समैन नहीं हो सका। जेसन रॉय आपने कहा कि थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहे हैं। पूरी सीरीज़ इनकी हुँ, पीछे टी20s वगैरह सब में मतलब उससे स्कोर स्कोर कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे ये समझ नहीं आई कि चलो स्कोर तो 110 इंडिया ने जीतना ही था। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, सबने बहुत और बुमराह ने आउटस्टैंडिंग कर दी। रोहित शर्मा जैसा आप कह रहे हो उसकी फेवरेट शॉट पुल शॉट है। इतने बाउंसर्स हुँ। उसको क्यों करा रहे हो आप? सबको पता है कि फुल बॉल पे वो आउट हो सकता है, वही चांस है आपके पास अर्ली ऑन। उसको फीड कर रहे हैं वो और वो छक्के पे छक्के मारता रहा है। 250 छक्के हो गए हैं उसके ओडीआईज़ में। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन जो कमेंटेटर्स थे वो भी यही बात कर रहे थे कि व्हाई अगेन, मतलब आप शॉर्ट पिच बॉल क्यों दे रहे हो बार-बार इसको? और वो मार भी रहा है उस बॉल पे। अच्छा, इसमें ये वाले मैच में एक और बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि आशीष नेहरा का एक रिकॉर्ड था। आई थिंक हाँ, उसने 6 फॉर 23 लिए थे अगेंस्ट इंग्लैंड, वर्ल्ड कप 2003 में। तो वो वाला बिल्कुल। रिकॉर्ड भी बुमराह ने बुमराह ने जो है तोड़ ना, दिया। ये वाले, और आपको मज़े की बात बताऊँ, जो 2003 पे जब आशीष नेहरा ने 6 फॉर 23 किया, तो उससे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको मतलब एकदम कैसे आपका चेंज आ गया ना? मतलब आप अभी अपना आई थिंक फर्स्ट मैच खेल रहे हो वर्ल्ड कप का। हुँ। तो कहता है कि मैंने मैच से पहले वसीम अकरम से ट्रेनिंग ली थी। वॉव! अच्छा, ये नहीं मुझे पता मतलब था। आप लेवल देखें इस चीज़ का। तो वसीम अकरम भी तो वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वो पता नहीं उन्होंने क्या किया इंडिया के खेल मैच रहे थे में। बिल्कुल। नहीं, उन्होंने काम लगता खराब है हो गया। सारी स्ट्रैटेजी आशीष को ही बता दी थी। बिल्कुल। हाँ, लगता है उधर ही उन्होंने कहा चलो अब यंगस्टर्स को चांस देते हैं, हमारी तो देखी जाएगी। खैर वो 2003 का वर्ल्ड कप और हाँ इंडिया जी, का बिल्कुल। मैच खतरनाक मैच था। एनीवेज़ 2 मैचेस हो चुके हैं, तीसरा मैच भी अब इंडिया का होने वाला है। बहुत फास्ट पेस सीरीज़ जा रही है, बड़ा मुश्किल है कि सारे मैचेस को कवर करना, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मैच इंग्लैंड कमबैक करता है, हैं? और वही बात जो अभी हाँ। मैंने की कि आपने पहले मैच में रोहित शर्मा को पुल पे शॉर्ट बॉलें कराते रहे, वो पुल मारते रहे। अब क्या हुआ कि आपने फुल पिच की बॉल
और किसने की? एक लेफ्ट आर्म पेसर ने की। और क्या याद आया? वही याद आया, जुनैद खान, शाहीन शाह, मोहम्मद आमिर और ट्रेंट बोल्ट। वो सारी यादें ताज़ा हो बोल्ट। गई और इंडिया की स्ट्रगल भी जी, जी, ताज़ा हो गई। लेकिन इंग्लैंड क्या कमबैक किया लोअर ऑर्डर ने, जहां पे इंडिया स्ट्रगल कर रहा है एज अ जी। बैटिंग यूनिट, तो उसके बारे में पहले बताएं। बिल्कुल, जिस तरह हम देख रहे थे कि इंग्लैंड ने शुरू में तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया, इंग्लैंड ने बैटिंग में, मतलब आई थिंक 100 पे इनके 5 आउट हो गए थे। तो वहाँ पे मोइन अली और जो एक और प्लेयर इनके साथ कौन थे? मोइन अली वेले थे आई थिंक, विली इन था दोनों ने पहले, मोइन परफॉर्म अली किया के था। साथ लिविंगस्टन था, तो हाँ, लिविंगस्टन के साथ पार्टनरशिप पहले हाँ, हुई। लिविंगस्टन। जी, जी, बिल्कुल। तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा एक मतलब एग्रेशन दिखाई बॉल पे, और मतलब ये इतना ज़्यादा ले गए टोटल। हालाँकि मतलब शुरू में मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो फिर स्ट्रगल करेगा, जिस तरह हम लोगों ने टी20 पे देखा था कि 2-0 हो गया था शुरू में ही। तो इधर भी ऐसे ही लग रहा था कि हो सकता है कि शायद इंग्लैंड हार जाए। लेकिन हम्म। जो मिडल ऑर्डर है जहाँ पे मोइन अली, वेले आया, तो उन्होंने काफ़ी एक स्टेबल किया। यार तो 102 पे ये 5 हो सही गए था। थे इंग्लैंड के। हाँ, बस अंदाज़ा लगाएँ ना यार आप हाँ, इस चीज़ से कि मतलब यही कि जो इंग्लैंड ने फिर किस तरह बकअप किया। ख़ैर जब बिल्कुल बॉलिंग बिल्कुल। आई, आप मुझे बताएँ, बॉलिंग जब आई इंग्लैंड की, तो उसमें शुरू के 10 ओवर के बारे में क्या ख़्याल है आपका कि रोहित शर्मा और शिखर धवन के बारे में, कि स्ट्रगल वो किया किस तरह शेखर खेल रहे थे? धवन ने थ्रू आउट, जब तक वो खड़े रहे। रोहित शर्मा का तो वही वाली बात है, जो बॉल पड़ी, सबको पता है वही चांस है अर्ली ऑन। आपने रोहित शर्मा को अगर हाँ, पकड़ना है तो इन स्विंगिंग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आइडियल है। हमने आईपीएल में भी देखा, हमने मतलब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में भी देख चुके हैं, इंटरनेशनल मैचेस में भी देख चुके हैं कि इंडियन टॉप ऑर्डर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से हमेशा स्ट्रगल करता है इन स्विंगिंग बॉल से, फुल बॉल से। और ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये बहुत सालों से चल रहा है, और शायद इसलिए भी चल रहा है क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर भी काफ़ी स्टेबल और सेम रहा है, तो वही 3-4 खिलाड़ी हैं। हुँ, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है क्योंकि वर्ल्ड कप में भी अब हर दूसरी टीम के पास लेफ्ट आर्म पेसर है। तो इंडिया को ये बिल्कुल। चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या टेक्निकल एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं कि वो अर्ली ऑन विकेट्स बचाएँ। सिमिलर सिचुएशन, इंडिया का टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता है। इंग्लैंड ने, जैसा आपने बोला कि लिविंगस्टन, मोइन अली ने बहुत अच्छा पहले थोड़ा-सा स्टेबल किया, और फिर नीचे से विली ने आके बहुत अच्छी बैटिंग की। इवन दो प्रसिद्ध कृष्णा का दिन अच्छा नहीं था कि उसने पहले एक एक रन पे था, आई गेस विली, उसने कैच छोड़ दिया और फिर उसको छक्के-छक्के भी पड़ गए काफ़ी। अब रोहित शर्मा ने भी ये कहा कि इंग्लैंड से हम ये सीख सकते हैं कि जब अर्ली ऑन विकेट्स गिर जाएँ, तो लोअर ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर कह लें, और टेल किस तरह आपको एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक या एक फाइटिंग टोटल तक ले जा सकती है। और इंडिया ये मेरा ख़्याल है 4-5 सालों से ये स्ट्रगल कर रहा है, बल्कि काफ़ी सालों से कर रहा है, जब से युवराज सिंह वग़ैरह हुँ, और एमएस धोनी गए हैं। तो इनको कोई वो लोअर ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, और टेल भी लंबी है इंडिया की। जैसा पाकिस्तान की अगर ओडीआईज़ में टेल देखा जाए तो हसन अली तक आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ हिसाब हो सकता है। शादाब खान भी है, नवाज़, इमाद वग़ैरह भी बीच में होते हैं। तो हमें हमें ये लग्ज़री है कि हमारी टेल लंबी नहीं है, हमारे बैट्समैन हैं नीचे भी, इंडिया के पास वो नहीं है। तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि इंडिया क्या इम्प्रूव कर सकती है अब यहाँ पर, कमिंग ऑन टू टू द थर्ड ओडीआई? यार जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंडिया भी अपनी कंटिन्यूअसली जो चेंजेस कर रहा है अपने स्क्वाड में, मतलब नए-नए प्लेयर्स ला रहा है, मिड ऑर्डर जिस तरह मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या ने जो हमारा लोअर मिडल है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की है अपनी परफॉर्मेंस को। और उसके साथ-साथ सूर्या कुमार जो है वो भी इम्प्रूव कर रहा है, ऑल्दो मतलब उस तरफ मतलब है तो टी20 का प्लेयर, लेकिन उसको ओडीआई में भी ये लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा स्टेबल कर लें। तो वैसे अगर देखा जाए तो शुरू से ही स्ट्रेंथ इंडिया की जो है वो होती है टॉप से लेके मिडल तक। लोअर मिडल पे उनका इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहता था। क्या कहते हैं आप? मतलब कि हाँ, धोनी तक रहा था उसके बाद यार वही बात है हुँ, कि पहले तो यार देखो, इवन रॉबिन सिंह वगैरह के टाइम पे भी रॉबिन सिंह खड़े हो जाते थे यार, अजय जडेजा नीचे से आके मारते थे। उसके बाद आपके ये आ जाए युवराज सिंह, सुरेश रैना वगैरह का एरा, एम एस धोनी का एरा आ जाए, तो इनका हुँ, बीच में ना लोअर ऑर्डर ठीक रहा है, बड़ा ठीक रहा है। आपको पता होता था कि ये एंड में फिनिशर कोई ना कोई आ जाएगा। अब वो रिलायबिलिटी नहीं, आपने बोला पांड्या ने अच्छी मतलब स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन वो हुँ, फिनिश नहीं कर पा रहे। अब आपने देखा कि टी20s में भी पांड्या का कितनी हाइप है,
लेकिन एक T20 उन्होंने हम्म, 50 की है सिर्फ, वो भी लास्ट सीरीज में, ठीक है, ये जो अभी हुई है T20। तो आप उससे इमेजिन कर लो कि आईपीएल का रिकॉर्ड तो ठीक है सेपरेट, लेकिन इंटरनेशनल में क्या परफॉर्मेंस है, कितने मैच जिताए हैं। तो एज अ मैच विनर देखना चाहिए कि वो कितना कन्वर्जन कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की टेक्निकली वो केपेबल हैं कि वो इवन टेस्ट मैचेस भी खेलें, तो वो ठीक चॉइस है कि उनको वो ओडीआईज में भी रखना चाह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ टेस्ट के स्क्वाड में भी उनको हम्म, रखें। ओवरऑल इंडिया की बैटिंग देखनी पड़ेगी। टॉपली, जिस हमने बुमराह ने कहा, टॉपली ने भी रिकॉर्ड बनाया। टॉपली ने पॉल पॉल कॉलिंगवुड का यार रिकॉर्ड था इंग्लैंड का बेस्ट फिगर्स का, आप इमेजिन करो, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। पॉल उसका क्या था, पॉल कॉलिंगवुड उसकी का? भी 6 विकेटें थी। कुछ थोड़े से मेरे ख्याल है रन्स अच्छा, ज़्यादा थे, लेकिन इसने 6 फॉर 24 कर दिया है। तो इमेजिन कर लो भाई, पॉल अच्छा, कॉलिंगवुड। यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि यहाँ पे मैं जब सेकंड ओडीआई देख रहा था, तो जब पंत आउट हुआ है, मतलब फुल टॉस वाली बॉल पे, उस टाइम पे मैं समझ रहा था कि शायद विराट कोहली परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका पंत भी आउट हो गया था, मतलब सारे मेन बंदे तो आउट हो गए हुए थे इनके, हुँ। जो मतलब प्रॉपर बैट्समैन उस तरह थे। लेकिन विराट कोहली फिर नहीं चल सके उस तरह, जिस यार तरह से लेकिन उनकी स्टार्ट एक्सपेक्टेशंस अच्छा लिया थी। था। स्टार्ट अच्छा लिया बहुत था, अच्छे यार, उसकी ड्राइवें डॉग मारी हैं लाइक, भाई ने। उसकी डॉग। सारे सारे लोग ट्विटर पे भी कह रहे थे हाय हाय हाय, आ रहा है मजा आ रहा है। लेकिन सही लेकिन बात। बात बनी नहीं अनफॉर्चुनेटली। बड़ा अच्छा लगा, विराट कोहली ने बाबर आजम को ट्वीट कर रिप्लाई भी किया और उन्होंने उनका थैंक्स भी किया, हम्म, तो अच्छी बात है यार। अब सारे सपोर्ट तो कर रहे हैं, अब क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब ये विराट कोहली नहीं कह सकते या इंडियन टीम को ये नहीं कहना चाहिए कि हर कोई मतलब विराट कोहली के पीछे पड़ गया। बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिनमें हम भी हैं और भी बहुत हैं। हाँ लेकिन हाँ, मैन ऑफ द मैच टॉप ही काफी रहे। है। अभी 1-1 पे सीरीज लेवल है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बासानी इंग्लैंड जीत गया 100 रन से। हम जी। बात करते रहे हैं काफ़ी। अच्छा यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आप बात कर रहे थे ना कि विराट कोहली को सपोर्ट करें काफी। आप मतलब कि हमने देखा कि केपी ने भी ट्वीट की थी इस पे, और शोएब अख्तर ने भी की है, और इवन के मोहम्मद रिजवान ने भी की है एक ट्वीट, हाँ, हारिस रऊफ कि वगैरह ने भी की है स्टे तो। स्ट्रॉन्ग। हारिस राउफ ने भी की है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक है कि मतलब कि अलोंग द बॉर्डर्स, मतलब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, ये भी एक, आई होप कि इसके थ्रू भी पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस बेहतर हों, रिलेशन और बेहतर पाकिस्तान हों, इंडिया और की हम ये भी सीरीज एक्सपेक्ट देखें। करना चाहिए कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ फ्यूचर में कोई इस तरह फॉर्म हम्म, का इश्यू होता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन प्लेयर्स भी इसी तरह सपोर्ट करेंगे। इसी तरह तो इसी तरीके वर्कअप से आगे करेंगे, बढ़ेगी बिल्कुल। बात। तो अच्छा लगा, विराट कोहली का जेस्चर बहुत अच्छा लगा, और बाबर आजम ने तो खैर बहुत ही बड़ा काम कर दिया ना, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो हाँ, खासतौर पे जो हालात इंडिया पाकिस्तान के चल और रहे हैं आजकल पॉलिटिकली, बिल्कुल। तो उसके हम्म, बावजूद मतलब ये करना, और फिर पब्लिक का हम्म, रिएक्शन भी बड़ा पॉजिटिव आया, सबने सपोर्ट किया बाबर आजम को। तो कोई क्रिटिसाइज किसी ने भी, बिल्कुल। मैंने नहीं देखा कि किसी ने क्रिटिसाइज किया हो कि बाबर ने क्यों विराट को मतलब ट्वीट कर दिया। एनीवेज, ये तो बहुत अच्छा इस रहा। इसमें एक और, हाँ, इसमें एक और भी बड़े मजे का सीन था ना, कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पोस्ट मैच वाली, जिसमें रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया कि विराट कोहली क्यों नहीं परफॉर्म करे, क्या है उनका। तो वो भी बड़े फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने मतलब उसको वो शटअप कॉल ही दी थी मीडिया को भी, कि यार बस कर दे, मतलब इस बात का पीछा। आप अगर विराट कोहली के सिर्फ आप देख लें, लास्ट 2 ईयर्स देख लें उसके, आप वो देखें जो उसने परफॉर्म किया है, मतलब प्रीवियस मैचेस में कितने मैचेस जिताए, कितने रिकॉर्ड्स बनाए। तो ये भी नहीं, बड़ा शोएब अच्छा अख्तर सीन ने, है। मुझे बड़ा मजा आया शोएब अख्तर की बात सुन के, कि उन्होंने कहा कि मैं विराट कोहली को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, कि भाई उसकी 70-100 है। ठीक है, 70-100 इंटरनेशनल में उसने अपने खाला जी के घर में तो हाँ, नहीं किया, या खाला जी के घर में तो बिल्कुल। बैकयार्ड में तो खेल के नहीं किया, या उसने कैंडी क्रश खेल के तो नहीं 70-100 मारी। तो लेजेंडरी प्लेयर है, किसी और बंदे ने 70-100 मारी है, लेजेंडरी। मतलब ये देखने वाली बात है। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली ही है। आ जाता है यार, लेकिन फेज आ जाता है। एक अनफॉर्चुनेट, थोड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट तो नहीं कह सकते, ये भी थोड़ा पॉजिटिव ही है कि कोहली को थोड़ा ये लोग थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट सीरीज आ रही है इंडिया की वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें मतलब चाहल भी रेस्ट में है, बुमराह को भी नहीं लेके जा रहे, और विराट कोहली भी नहीं जा रहा। अब सोचने की बात ये है कि रेस्ट है या ड्रॉप है, ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल बात है। लेकिन सारे कुछ लोग, देखो, दो ओपिनियन है। कोई कह रहा है कि जितने मैचेस आप खेलोगे उतना चांस है आपका फॉर्म में वापस आने का, और कोई ये भी कह रहा है विराट कोहली को कि विराट कोहली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, और आईपीएल, और बहुत बिजी स्केड्यूल रहा है उनका, तो उनको टाइम ऑफ लेना चाहिए।
फैमिली के साथ थोड़ा-सा टाइम गुज़ारें, अपने पुराने कोच के पास जाएँ, बचपन के जो उनके कोच रहे हैं, उनसे डिस्कस करें और फिर वापस आएँ। मेंटली जो है अपने आप को बेहतर करें क्योंकि ये टोटल मेंटल गेम है, मेंटल एडजस्टमेंट की गेम है। वो आउटसाइड ऑफ स्टंप पोक कर रहे हैं। पहले भी तो सबको पता था कि विराट कोहली जो है चौथे, 5वें स्टंप पे उनकी वीकनेस है, सबको पता था। आउटसाइड मतलब आउट स्विंग कराओ, जेम्स एंडरसन सबको पता था। तो मेंटल बैरियर है, थोड़ी-सी टेक्निकल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और ठीक हो जाएँगे यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट हुँ। मेरा पॉल स्टर्लिंग बॉय हैं, ओ जिसकी मैं भाई इतनी आपका शिलिंग कर रहा हूँ। मोटू बॉय हाँ, मोटू बॉय बिल्कुल है जिसकी आपके मैं इतनी शिलिंग कर रहा हूँ, हैं? उसने और बिल्कुल फिर जो हैरी टेक्टर बॉय है, नया बॉय है, अब मैं उसकी भी शिलिंग स्टार्ट करूँगा, उसकी भी कर रहे हैं वैसे। यार दोनों ने मतलब क्या खूबसूरत बैटिंग की। बड़ा कोशिश की, भाई बड़ी मेहनत की लेकिन वही वाली बात है कि एंड वाले प्लेयरों ने जो है बेड़ा गर्क कर दिया। 1 रन से हमारा पॉल स्टर्लिंग बॉय और हैरी टेक्टर की इनिंग्स दोनों की 100 ज़ाया गई। क्या ख़्याल है यार, क्या किया ये? बिल्कुल है। यार बिल्कुल मतलब कि इन्होंने बड़ी मैच्योर इनिंग खेली है मतलब कि मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दोनों मतलब इतना ज़्यादा स्कोर माइंड में हो और मतलब जिस लेवल की टीम है ये तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई स्टिर्लिंग और टेक्टर मतलब यहाँ तक गेम को ले जाएंगे इवन मतलब 42 ओवर्स तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड के हाथ में गेम हाँ, मतलब कि जिस तरह इवन जब स्टिर्लिंग भी आउट हुआ है उसके बाद भी टेक्टर ने अपनी स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा है और वो खेलता रहा है लेकिन आप वाली बात है कि हमारे मोटू भाई जो हैं और जो हमारे टेक्टर हैं इसकी इसकी शेलिंग लगता है मुझे भी स्टार्ट कर लेनी चाहिए अब ताकि ये ताकि ये पीएसएल में भी आए और मतलब आईपीएल में तो खैर पांड्या ने कह दिया कि इसको कंसीडर हो सकता है कर लें लेकिन नो डाउट यार बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और बड़ी खुशी हो रही है कि एक मतलब उस स्टैंडर्ड की टीम इम्प्रूव हो रही है और एक टफ टीम एक जो न्यूजीलैंड को एक काफी टफ टाइम दे रही है खेलते हुए हाँ, लेकिन मैं तो इसके क्या साथ ये कहते भी हैं आप? बोलूँगा नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड की ये पूरी सीरीज़ जो है बड़ी बिलो पावर गई है, बिलो पार गई है। बहुत हुँ, मतलब ठीक है। कह सकते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड से आप ये नहीं करते कंसिस्टेंसी न्यूजीलैंड से आप एक्सपेक्ट करते हैं बहुत अजीब सी परफॉर्मेंस दी है और इनको ये देखना पड़ेगा इनका मिडिल ऑर्डर इनका टॉप ऑर्डर गप्टिल ने तो खैर बहुत प्यारी इनिंग्स खेली लेकिन गप्टिल नॉर्मली जो है वो बहुत तेज़ खेलते हैं अगर 126 गेंदें वो गप्टिल खेलें और आप 115 रन नहीं एक्सपेक्ट करते उनसे आप 150 रन एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि जब स्पिनर्स आए बॉल ग्रिप कर रही थी गप्टिल स्लो हो गए थे अपनी 50 करने के बाद निकल्स ने अच्छा खेला फिलिप्स ने अच्छा खेला फिलिप्स ने मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 3 कैचेस छोड़े हैं, तो ये भी आप कह सकते हो कि आयरलैंड थोड़ा लकी भी रहा है। फिलिप्स जैसा फ़ील्डर जो हाँ, मैं कहता हूँ मार्टिन गप्टिल के बाद शायद न्यूज़ीलैंड का सबसे बेस्ट फ़ील्डर है। बहुत अच्छा पिक। वो 3 कैच छोड़ना उसका वो भी एक बात है। 271 फॉर 3 थे आयरलैंड, वहाँ से मैच हार गए। एंड में भी बड़े कम ही रन्स चाहिए थे लेकिन वही बात बार-बार हम कह रहे हैं कि क्योंकि इन टीमों को वो एक्सपोज़र नहीं है क्रंच मोमेंट्स में ये हुँ, इनके हाथ-पैर फूल जाते हैं और इनसे मैच फिनिश नहीं होता। पहला मैच 1 विकेट से हारे, जीत सकते थे। दूसरा मैच भी क्लोज़ 7 आउट कर गए थे न्यूज़ीलैंड वाले और पहले दोनों मैचों के मैन ऑफ द मैच बाय द वे हमारे ब्रेसवेल भाई रहे हैं और दोनों में उन्होंने बैटिंग की है, इस मैच में भी बैटिंग की है उन्होंने। इस मैच में भी ठीक-ठाक उन्होंने मेरा ख़्याल है क्विक 20 ऑड्स रन मारे हैं उन्होंने। दूसरे मैच में उन्होंने बॉलिंग में भी अच्छी 2 विकेटें ले ली थी, लेकिन इस मैच में कुटाई चढ़ गई जो हम कह रहे हैं कि वो पूरा बॉलर नहीं है, बैट्समैन पूरा लगता है। हाँ, फिर भी नहीं इवन उसने पहले 2 मैचेज़ में भी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं कराई, मतलब हाँ, ब्रेसवेल ने। थर्ड में तो ख़ैर बिल्कुल अच्छी नहीं कराई, लेकिन पहले 2 में भी उस लेवल का नहीं वही बात है कि लास्ट जो हमारी लास्ट एपिसोड थी, उसमें भी आपने बात की थी कि इसका जो बैकग्राउंड है, वो आज तो मेरा है ही रिकॉर्ड अच्छा नहीं है बैट्समैन ही है, बॉलिंग एज़ का। अ बैट्समैन ही है। हाँ, तो पता नहीं यार ये क्यों पटेल को नहीं ला रहे? क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? तो इनकी कुछ यार समझ नहीं अब आ रही। सेंटनर खेल रहा था, वही वाली बात है, मुझे तो समझ नहीं आती इनको इश सोधी मस्ट है। इश सोधी वर्ल्ड क्लास बॉलर है मेरी नज़र में। बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा। इश लेक सोधी और लेकिन वो सेंटनर खेल नहीं रहा काफ़ी अरसे से ना? नहीं वो अभी क्या इस वजह है? सीरीज़ में खेला है, फ़िटनेस इश्यू मैच है? खेला है इस सीरीज़ में। वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस भी थी उसकी बैटिंग में भी बेचारे ने थोड़ा कोशिश की है, वो बैटिंग भी इम्प्रूव कर रहा है। टिकनर बॉय जो है ना वो उसने इज़्ज़त बचा ली अपनी, बड़ी कुट लगी टिकनर और आखिरी ओवर में इसने जो है बच-बचाव हो गया और आखिरी ओवर में वैसे फ़िलिप्स ने कोशिश की कि आयरलैंड को थोड़ा-सा जिता दें क्योंकि कैच ड्रॉप करके चौका भी करा दिया। कैच ड्रॉप लेकिन किया। जो है यार कह सकते हैं कि
इनकरेजिंग है आयरलैंड के लिए कि उनको एटलीस्ट अब मैचेस मिले हैं, ऑफ लेट इंडिया से भी मिला है, अब ये पूरी सीरीज ऑलमोस्ट मिल रही है इनको, अभी T20s भी होने हैं इनके न्यूजीलैंड के साथ। तो मैं तो बोलूँगा कि अच्छा है, लर्निंग के लिए अच्छा है, होपफुली इनके प्लेयर्स जो हैं मज़ीद इम्प्रूव करते रहें आगे। क्या ख़्याल है? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल आयरलैंड जिस तरह हम देख रहे हैं, जिस तरह इनके प्लेयर, जिस तरह ये जो स्टार्स हमें नज़र आए हैं, स्टिरलिंग और टेक्टर, इवन इनका कैम्फोर भी मुझे अच्छा लगा है, मतलब हाँ, वो भी अच्छा प्लेयर है इनका। डॉकरल तो वो भी। अच्छी बात है कि हुँ, हाँ, डॉकरेल बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट उसने बड़ा अच्छा खेला था। तो अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब इस चीज़ से ये भी पता चल रहा है कि आयरलैंड का जो उनका जो डोमेस्टिक है, वो भी बड़ा अच्छा है। मतलब कि वहाँ से उस पे भी वो लोग इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं साथ-साथ, और ये वाली गेम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये हुँ। बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके साथ-साथ हाँ, मैं ये ये भी देखना है चाहता हूँ अब आयरलैंड नेक्स्ट का। कि ये आयरलैंड से बाहर कैसा परफॉर्म करते हैं सब कॉन्टिनेंट में, तो इनको सब कॉन्टिनेंट में भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आयरलैंड ने जो अपना पहला टेस्ट मैच शायद खेला था पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला था, और उसमें भी पाकिस्तान को फंसा दिया था। तो वो मैच इमाम और इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली शायद फ़हीम उन्होंने निकाला था, तो बड़ी मुश्किलों से निकाला था। पहला मैच ही आयरलैंड पाकिस्तान को एक पोजीशन ऐसी लग रही थी कि हरा देगा। हुँ, तो अब इनको पता तब लगेगा इन सारे प्लेयर्स का कि ये जब बाहर जाके परफॉर्म करेंगे, और जैसा आपने बोला पीएसएल में पॉल स्टर्लिंग तो खेल रहा है इस्लामाबाद से, अब शायद हैरी टेक्टर को भी कंसिडर किया जाए। बट चांस दें। इंट्रो में आप बात कर रहे थे कि बायलैटरल सीरीज़ेज़ के बारे में काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, और यार ये हम भी ये नोट कर रहे हैं कि काफ़ी जो एक्स प्लेयर्स भी हैं, हमारे पीसीबी चेयरमैन भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भई बायलैटरल सीरीज़ का फ्यूचर ज़रा डिम नज़र आ रहा है, और उसके रिप्लेसमेंट में कोई प्रपोज़ल्स हैं। उसके बारे में क्या आपकी खबर है भई? हाँ जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जिस तरह हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं, इवन जो इंडिया के प्लेयर हैं वसीम जाफ़र, उन्होंने एक ट्वीट की है और जो कि बड़ी ट्रेंडिंग भी रही है ट्विटर पे, जिस पे उन्होंने सीधा-सीधा बोला है कि भई अभी इंग्लैंड का, क्योंकि देखें ना, इंग्लैंड ने अभी इंडिया के साथ खेला है, सही है, और आगे अभी खेलने लगा है साउथ अफ्रीका के साथ। तो वसीम जाफ़र कहते हैं कि क्यों ना अगर ऐसा होता है कि इंग्लैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका साथ-साथ खेल लेते। ट्राई तो वो सीरीज़। एक ट्रायलेटरल सीरीज़ हो जी, ट्राई सीरीज़ हो जाती। तो वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, एक अच्छा विज़न है मेरे ख़्याल में, जिस तरह डायनामिक्स क्रिकेट के बदल रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो डायनामिक्स बदल रहे हैं, बायलैटरल थोड़ी-सी बोरिंग हो जाती है, और अगर हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी देखें, तो वो वाले हिसाब से भी बेहतर है कि मतलब कि ट्रायलेटरल सीरीज़ होनी चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। क्या कहते हैं आप मतलब यार, अब इस हमारे बारे में? बचपन में ये शारजा कप वग़ैरह होता था, और हम बड़े ही वो उसको देख के और हाइलाइट्स देख के भी हुए हैं, हमारे से पहले भी होता रहा है वैसे तो हमारी होश से पहले भी। और हुँ, फिर ये आपकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एशेज़ के हुँ, बाद जो ओडीआई सीरीज़ होती थी, वो भी ट्राई सीरीज़ होती थी, कभी श्रीलंका खेल रहा है, कभी इंडिया खेल रहा है। तो हमारी अपब्रिंगिंग ही उस तरह देखते हुए क्रिकेट को हुई है कि हम ट्राई नेशन सीरीज़ और क्वाड्रेंगुलर कप वग़ैरह हम देखते रहे हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, मिनी वर्ल्ड कप टाइप वाला सीन। चैंपियंस ट्रॉफी क्यों हमेशा उसकी हाइप होती है? क्योंकि वो एक काइंड ऑफ मिनी वर्ल्ड कप वाला कॉन्सेप्ट बन गया ना अब। हमेशा चैंपियंस ट्रॉफी का होता है, तो आईसीसी के लिए भी, और जैसा आपने बोला कमर्शियल पर्सपेक्टिव को भी अगर देखें, अगर आपने ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट की इंटरनेशनल एस्पेक्ट उसका अगर बचाना है, तो वे फॉरवर्ड यही हुँ, नज़र आ रहा है कि आप ट्राई सीरीज़ और क्वाड्रेंगुलर कप्स, इवन 5 अगर कोई हुँ। सीरीज़ 5 टीम्स की भी हो सकती हैं, टी20s में ख़ास तौर पे, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है। और जैसा आप बात कर रहे थे, रमीज़ राजा ने भी प्रपोज़ल दिया था बीच में कि ट्राई सीरीज़ करवाते हैं, और वो इंडिया को भी इन्वॉल्व करने की बात कर रहे थे, और आप बता रहे थे मुझे कि ऑस्ट्रेलिया की भी कोई खबर आ रही थी उनकी भी, क्या बिल्कुल, वो थी वो? उनके चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के, निक हॉकले, तो उन्होंने भी यही बात बोली है कि अच्छा अच्छा विज़न है ये, इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ, वो और होस्ट इंडिया और होस्ट करने की भी पाकिस बात कर रहे थे कि हम रेडी हैं कि अगर जी, इंडिया जी। और पाकिस्तान तैयार होता है, तो शायद हम होस्ट भी कर लें, और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया की ट्राई सीरीज़ हो जाए। तो और कितना जी, एक्साइटिंग हो, जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि बायलैटरल ताल्लुकात तो इंडिया-पाकिस्तान के अभी यार अच्छे नहीं हैं। बहुत बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बहुत अच्छा, मतलब क्रिकेट फैन्स जो हैं, जो पाकिस्तान में, इंडिया में, तो वो लोग बड़ा एन्जॉय करेंगे यार, क्योंकि हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी, मतलब हम लोग अगर बात करें तो हम
बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस को, और वो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से हो नहीं सकते होते हैं। तो ये ट्रायलैटरल जिस तरह आपने बात की कि मतलब अगर होता है पाकिस्तान इंडिया का मैच तो वो बड़ा एंजॉय किया जाएगा, और बिल्कुल, और बड़ा अच्छा इसमें स्टेप है ये इंडिया होना चाहिए। पाकिस्तान का जो मैच है ना, वो कमर्शियल पर्सपेक्टिव और आईसीसी के भी फाइनेंसिस के लिए बहुत मैटर करता है कि आप वर्ल्ड कप्स में क्यों रखते हो, और आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्यों हमेशा पाकिस्तान इंडिया को सेम ग्रुप में रखते हो, इवन तो पता है ताल्लुकात सही नहीं हुँ। है, लेकिन आप उनका मैच का ड्रॉ में हमेशा वो सेम ग्रुप में क्यों पिछले कुछ सालों में हो रहे हैं, क्योंकि उसकी आई बॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पैसा है। तो आप इमेजिन करो कि आपकी ट्राई सीरीज एनुअल बेसिस पर होना शुरू हो जाए जिसमें इंडिया पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपके आईसीसी टूर्नामेंट सेपरेटली हो रहे हो। तो मुझे तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक लग रहा है कि फाइनली शायद आईसीसी भी रियलाइज़ कर रहा है और क्रिकेट बोर्ड्स भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर हम इस तरह के स्टेप्स नहीं लेंगे, तो ये जो लीग्स हैं टी20 लीग्स की, ये हमें इर्रेलेवेंट कर देंगी, और फिर हम फुटबॉल और सॉकर वाले मॉडल पे ना चले जाएँ सोली, कि जहाँ पे सिर्फ एनुअली या 2 सालों बाद कोई एक आईसीसी का वर्ल्ड कप हो गया या कोई टूर्नामेंट हो गया, और थ्रू आउट द ईयर फिर लीग्स ही होंगी। तो इंटरनेशनल मैचेस रेलेवेंट हाँ रहने जी, चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और इस बात से मुझे ये भी याद आया कि जैसा आप कह रहे हैं कि जो ओडीआई 50 ओवर्स की गेम जो मतलब उसका इतना इतने उसकी इतनी हाइप नहीं रहेगी। इस पे जो हमारी जो ऑफ स्क्रीन बात हो रही थी कि आप जो बता रहे थे कि यूएई ने पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स को भी साइन करने का सोचा है। हुँ, आई थिंक उनको काफ़ी एक हेवी अमाउंट उन्होंने ऑफर किया। तो हुँ। अगर इस तरह अगर इन लोगों ने कोई इस तरह की चेंजेस नहीं लेके आए डायनामिक्स में, तो हो सकता है कि क्रिकेट का जो फ्यूचर है, मतलब जो इस तरह की जो होती है सीरीज़, वो शायद स्ट्रगल करें काफ़ी ज़्यादा। हाँ, और अभी ये भी देखना अच्छा। पड़ेगा कि शायद क्रिकेट बोर्ड्स को और आईसीसी को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाना है, तो शायद ये जो हुँ, एनओसीज़ मिलती हैं प्लेयर्स को डिफरेंट लीग्स खेलने की, इनको भी लिमिट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये ना हुआ तो टॉप प्लेयर्स तो ऑब्वियसली, अगर किसी को 10 करोड़ 12 करोड़ ऑफ़र हो रहे हैं एक टूर्नामेंट खेलने के, तो और पूरे साल में उसको शायद 3-4 करोड़ रुपए मिल रहे होंगे पूरे साल खेलने की, जिसमें उसकी टेस्ट भी हैं, सब कुछ है। हुँ, तो वो क्यों नहीं जाएगा उसके लिए? मतलब कोई भी बंदा अगर फाइनेंशियल एस पर्सपेक्टिव को देखे, तो 12 करोड़, 10 करोड़ हुँ। बहुत ज़्यादा होता है 1 महीने या 2 महीने के मतलब गेम में। तो ये इनको कंसिडर करना पड़ेगा, और फिर ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि किस तरीके से प्लेयर्स की सैलरीज़ और उनको किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो नेशंस को, इंटरनेशनल क्रिकेट को हुँ, प्रायोरिटी दे सकें, कि वो उधर से बेशक उनको जितनी मर्ज़ी ऑफ़र हो, वो एक ये हुँ। देखें कि अगर हमने लेजेंडरी स्टेटस, अपनी इज़्ज़त कमानी है, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ही आपका वो नाम बनेगा, लीग्स खेल के आपका वो नाम नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें आपने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट उठाया है। इससे मुझे याद आया कि जब ये आईपीएल के भी जो अभी इनके जो मीडिया राइट्स पे बात हो रही थी कि मतलब ये सेकंड मोस्ट वो पेड मिला है इनको ना आईपीएल के, राइट्स जो मिले हैं ये मतलब इनकी जो आफ्टर आई ऑक्शन हुई थिंक राइट्स की। एनएफएल। जी, जी, एनएफएल बिल्कुल आफ्टर, इवन इन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ। आप अंदाज़ा लगाएँ इस चीज़ का। तो उसमें ये जब आया है तो उसके बाद बड़ी डिबेट हो रही थी कि भई क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है क्रिकेट का जो इंटरनेशनल हो रही है। तो उसपे केपी ने डायरेक्ट मतलब ट्वीट की थी इस बात कि भई इट्स म कि मतलब ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस है कि मतलब प्लेयर्स विल प्रेफर द प्रीमियर लीग्स रेदर देन प्लेइंग फॉर अ नेशन। मतलब तो बिल्कुल ज़ाहिर यार है फाइनेंशियल जो पर्सपेक्टिव बड़ा ज़रूरी है। आपके लिए सॉकर, यहाँ पे सॉकर बोलते हैं, वैसे फुटबॉल आपके लिए एग्जाम्पल है कि क्या हुआ है इंटरनेशनल के साथ, तो वही लीग मॉडल, क्योंकि लीग में पैसा इतना ज़्यादा है, स्पॉन्सर्स और एवरीथिंग, मतलब कमर्शियल पर्सपेक्टिव उसका इतना ह्यूज है, जिस पे हम हुँ, फ्यूचर में भी बात करेंगे। पूरी इसके ऊपर पूरी एक डिबेट बनती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के सर्वाइवल की बात है, और क्रिकेट के सर्वाइवल की बात है, क्योंकि हम क्रिकेट हमारी जनरेशन जो ग्रो अप हुई है, वो इंटरनेशनल मैचेस देख के, इंटरनेशनल हीरोज़ को देख के अट्रैक्शन, और हुँ, हम खेलते थे कि जी वसीम अकरम, या इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सचिन तेंदुलकर वर्सेस वसीम अकरम। अब हुँ। लीग्स अगर सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम को एक टीम में खिला दें, तो वो उसका भी बहुत बड़ा मतलब अट्रैक्शन बन जाएगी, और उनको पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हों। लेकिन आईसीसी को ये देखना है कि किस तरीके से वो अपने आप को रेलेवेंट रख सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड्स को भी देखना है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड्स के हाथ से गेम निकल जाएगी, अगर ये इसी तरीके से चलता रहा। तो बहुत मतलब बिल्कुल ये आप डिबेट करने वाली एक बात है।
बिल्कुल। और इसमें अगर हम देखा जाए तो क्रिकेट तो फिर आपकी गेम तो नहीं रहेगी ना, एज एन मतलब एज अ फन ही हो गया, क्योंकि वो हो जाएगा 20 ओवर्स की गेम हो जाएगी। हाँ, कहते हैं बीच में 15 ओवर्स पे 10 ओवर्स पे आएंगे, तो जो क्रिकेट की जो क्लास है मतलब कि वो तो फिर मिस हो जाएगी बीच में। जैसे अगर हम टेस्ट मैच मेन जो हम जिस तरह हम लोग बचपन में देखते थे, हम मुझे याद है हम दोनों बैठ के टेस्ट मैचेस देख रहे होते थे हाँ। और उसमें हर शॉट हर ड्राइव को डिस्कस, तो वो तो चीज़ फिर मिस हो जाएगी, जो बिल्कुल मेन मिस हो क्रक्स जाएगी। है मतलब क्रिकेट का। अब ये भी तो ये बड़ा समझने की एक बात है ना सीरियस। कि आपको टेस्ट मैचेस में भी फाइनली, पहले मैं ये कहता था कि टेस्ट मैच को छेड़ना नहीं चाहिए, टेस्ट मैच बिल्कुल एक लेगेसी है और लेगेसी को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब क्योंकि हम कंटेंट भी बनाते हैं तो हमें अब ये आइडिया हो रहा है कि ग्रेजुअली ह्यूमंस एज अ रेस की ना वो अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। तो आप ये 3-3 दिनों 5-5 दिनों वाली चीज़ें देखना बहुत मुश्किल है, ये शायद सस्टेनेबल ही नहीं है। आपकी यहाँ पे कोई 2 मिनट की वीडियो नहीं देखता, मतलब पहले 30 सेकंड में लोग निकल जाते हैं सारे। तो ये चीज़ें इनको भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि टेस्ट मैच को भी किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बेशक उसमें कलर्ड क्लोथिंग लाएँ, क्या जो भी उन्होंने करना है डे नाइट में जो भी और चैंपियंस इम्प्रूवमेंट ला टेबल जो सकते हैं। लेके आए हैं, बिल्कुल। हाँ, और इवन केपी ने तो इस हद तक प्रपोज़ल कर दिया था। केपी कहता है कि भई ये जो आपका काउंटी वाला सीन है ना, इसको भी टोटल टेस्ट मैच में भी जो काउंटीज़ की होती हैं गेम, उसको भी टोटल फ्रैंचाइज़ बेस कर दो। तब आपके पास क्वालिटी अच्छा। प्लेयर्स आएँगे। वो लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि आपकी इंटरनेशनल टीम खत्म कर दो। वो ये कह रहे हैं कि हुँ, आप इसको इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हो कि डोमेस्टिक में आप किसी तरीके से इन लीग्स को लेके आओ, बेशक पैसा मिले, जो मर्ज़ी मिले। लेकिन समहाउ और द अदर ये प्लेयर्स जब इंटरनेशनल ड्यूटीज़ हों या ट्राइलैटरल, बायलैटरल या जो भी सीरीज़ हैं, हुँ, उनके लिए भी ये अवेलेबल हो सकें, क्योंकि अभी आईपीएल की विंडो लंबी होती जाएगी, ढाई से 3 महीने पे चली जाएगी। हुँ। तो और मतलब इंडिया बोर्ड की पूरी कोशिश होगी कि उस टाइम के ऊपर टॉप प्लेयर्स जो हैं, वो अवेलेबल हों दुनिया के। तो आपका तो विंडो वैल्यू कम होगी। ये देखना पड़ेगा कि बहुत लंबी डिबेट है और बहुत अ, मतलब वाली डिबेट है क्रूशियल कि है। अगले 10 साल हुँ, में क्या होगा, क्रिकेट किधर होगी? इस पे बिल्कुल, करेंगे बात। ये बड़ा एक सही बात। जी, अच्छा इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा कि जिस तरह वो तो नो डाउट कि हमारा क्रिकेट का सर्वाइवल मस्ट है। मतलब कि ज़रूरी है क्रिकेट का भई कि एंटरटेनमेंट अपनी जगह हो और क्रिकेट की क्लास जो है वो अपनी चलती रहे। बिल्कुल। लेकिन साथ-साथ मेरे माइंड में एक और चीज़ आई कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अगर हम आज से 10 साल पहले चले जाते हैं तो उसमें जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते थे पाकिस्तान के, तो उनको इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती थी, मतलब कि क्योंकि आपको पता है प्लेइंग 11 ही मेन है, या हो सकता है आपके पीसीबी के जो प्लेयर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वाले वही मेन होते हैं, बाकियों का तो कैरियर उस तरह नहीं मिलता उनको ना, हुँ, ऑप्शंस। तो इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ जो एंटरटेनमेंट वाली हैं, इससे हो सकता है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो क्रिकेट जो मतलब कि जो हमारे जो डोमेस्टिक लेवल पे खेलते हैं, प्लेयर्स हैं उनको उनको चांस मिल सपोर्ट जाएगा, मिलेगी। थोड़ा हाँ, उनको सपोर्ट मिल जाएगी पैसे उनको मिलेंगे, थोड़ी। ठीक बात कर रहे हो। यार देखो पीएसएल, आईपीएल वगैरह ने, आईपीएल में देखो, और मतलब बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्लेयर्स ने पैसे बनाए हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। पीएसएल में भी सेम स्टोरी है, शाहनवाज़ दहानी वगैरह की। मतलब बहुत हुँ, ज़बरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं। बट अब यही वाली बात है कि पीएसएल इज़ वन फॉर्मेट ऑफ द गेम, इट्स टी20। व्हाट अबाउट हुँ, वनडेज़? व्हाट अबाउट टेस्ट मैचेस? जो टी20s को तो भी कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा। टी20s तो अभी शायद वर्ल्ड कप भी ये हर साल करना शुरू कर दें जो हुँ, हिसाब लग रहा है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि आपने ओडीआईज़ और टेस्ट मैच को किस तरह बचाना है। और वहाँ पे आप किस तरीके से बिल्कुल। डोमेस्टिक को जैसा केपी का प्रपोज़ल था कि फ्रैंचाइज़ बेस्ड कर दो बेशक, सही है। लेकिन इंटरनेशनल ड्यूटीज़ को, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत मुश्किल है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को। और हमें नज़र भी आ रहा है कि शायद जो हम होप कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। लेकिन कुछ तो ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे कि इसको प्रोलॉन्ग कर सकें और इंटरनेशनल क्रिकेट रेलेवेंट रहे। मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच रेलेवेंट रहे। विराट कोहली, बाबर आज़म एक टीम से खेल रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर अगेंस्ट खेल रहे हो तो मुझे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसका सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है और ये सारे क्रिकेट फैन्स जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चीज़ काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को अगर अभी इन लोगों ने अगर सीरियसली कंसीडर नहीं किया, मतलब आईसीसी ने, अगर अभी कोई सॉलिड स्टेप्स अगर नहीं लिए तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर में
काफ़ी फ्यूचर ज़्यादा डार्क इनके होगा। पास मसले अच्छा आ रहे हैं। एक और भी था फ्यूचर कि डार्क हमारे जब हुँ, छोटे थे तो ये बड़े मैचेस होते थे, वर्ल्ड 11 के, एशिया 11 के। हुँ, ये भी आईसीसी कर सकता है कि आपने अगर फ्रेंचाइज सिस्टम के साथ थोड़ा सा मैच डालना है तो वो आप किस तरह डाल सकते हो? अगर आप विराट कोहली, बाबर को एक साथ देखना चाहते हो लीग में, तो आईसीसी तो वो कर सकता है। आईसीसी एशिया 11 की टीम बना दे, एशिया 11 वर्सेस मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लो, या आप वर्ल्ड 11 बना दो, एशिया 11 वर्सेस अदर्स। वर्ल्ड 11 की टीम कर दो, इसमें वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हों, ऑस्ट्रेलिया या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के प्लेयर्स हो जाएँ। तो इस तरीके से आप एक हुँ, टूर्नामेंट बना सकते हो, एक पूरी सीरीज़ बना हुँ, सकते हो कि जी एशिया 11 भी है, वर्ल्ड 11 भी है, और भी कोई 11 बना दें। तो वो एक फ्रेंचाइज़ सिस्टम को थोड़ा-सा मैच डाल सकता है, क्योंकि इसमें तो फॉर श्योर टॉप क्लास, टॉप नॉच प्लेयर्स खेलेंगे। तो बहुत अट्रैक्टिव होगा, और एक लीग वाला भी सम मतलब सीन हो जाएगा, और इंटरनेशनल क्रिकेट भी होगी क्योंकि आईसीसी करा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, मैं आपके इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। इसमें बस मुझे ये लग रहा है कि अगर इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो मतलब फाइनेंशियल जो एक बिज़नेसमैन है, जो फ्रैंचाइज़ीज़ खरीदता है, उसको शायद अपॉर्च्युनिटीज़ ना मिल सकें। क्या कहते हैं इस वाले यार, पॉइंट पे, अब वही बात जो है आप कि कह रहे हैं? बिज़नेसमैन ने तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव देखना है। मैं बात टी20s की नहीं कर हुँ, रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि आपका, अगर आपने 50 अच्छा। ओवर्स या टेस्ट मैच को रेलेवेंट रखना है, तो शायद आपको, अगर आप एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 करा देते हो, वनडे वनडे सीरीज़ 3 मैच की, उसकी हाइप होगी, ठीक है? या आप टेस्ट मैच की, एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 का टेस्ट मैच करा देते हो एक, सही है? और फिर उसके बाद ये नहीं मैं कह रहा कि पूरा लंबे-लंबे कराते रहो, लेकिन एनुअली अगर आप ये हुँ, कराते हुँ। जाते हो, तो लोगों को वो टेस्ट मैच का वो जो नशा होता है ना, क्रिकेट वाला, वो हुँ, उनको हुँ, हुँ, चढ़ा हुँ, हुँ। रहेगा, वो रेलेवेंट रहेगी। ये नहीं होगा कि लोग भूल जाएँगे कि यार अच्छा टेस्ट मैच तो 5 दिन का होता है, बड़ा बोरिंग है। अभी पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हो रहा है, आधी दुनिया देख नहीं रही होगी। लेकिन अगर विराट कोहली, बाबर आज़म, डेविड वार्नर वगैरह सारे एक साथ खेल रहे हैं टेस्ट मैच, मेरा ख़्याल है बहुत लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे। तो ये चीज़ शायद कंसिडर करनी पड़ेगी, बट सही बात है, बल्कि सबसे आगे हम दोनों होंगे। हम होंगे। ब इसको अब वही वाली बात है, देखना पड़ेगा। इस पे है ना? डिटेल में हम स्टैट्स और फिगर्स के साथ भी हुँ, इसको डिग डाउन करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सीन लगता है, क्योंकि स्पेशली जी, मैं अब यूएस में हूँ, तो यूएस में भी लीग आ रही है, और मुझे जो फ्यूचर नज़र आ रहा है यूएस क्रिकेट का भी बड़ा ब्राइट हुँ, नज़र आ रहा है, लेकिन लीग्स पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी लीग बना सकते हैं, क्योंकि यूएस के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो वो भी एक कंसिडर करने वाली बात है कि बहुत यूएसए अच्छा क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा। आप बिल्कुल वो आप बता रहे थे ना, हमारी बात हो रही थी ऑफ स्क्रीन के यूएसए ने मतलब पाकिस्तान के भी कुछ प्लेयर्स को उन्होंने ऑफ़र की है नेशनैलिटी कि आप खेलें यहाँ पे लीग्स। वो कौन हाँ, से प्लेयर्स हैं मतलब ज़रा यार ऑडियंस वो को बताएँ? आपका कौन-सा प्लेयर था? नाम मैं भूल गया हूँ। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था हमारा ओपनर, उसको भी किया है, लियाम प्लंकेट वगैरह, मतलब बड़े प्लेयर्स को वो ऑब्वियसली यार, यूएस से बाकी अच्छा, फ़ील्ड्स में क्या काफ़ी करता है, प्लेयर्स बाकी आ रहे प्रोफ़ेशंस में भी ब्रेन ड्रेन यही करता है ना, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के जो हैं। बिल्कुल। टेक के मतलब लोग होते हैं, वो उधर एच-1बी वीज़े पे चले जाते हैं। तो सेम प्रोसेस मुझे लग रहा है बिल्कुल। कि अब वो एच-1बी इधर भी हो जाना है अब। तो देखते हैं कि अब क्रिकेट का क्या हाँ, बनता जी, है। बिल्कुल। एनीवेज़ मज़ा आया मुझे ये बिल्कुल, मतलब बहुत गुफ्तगू बढ़िया। करके, और इस पे मज़ीद बात भी करेंगे आगे। अब बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो है डिस्क्रिप्शन नीचे जो है सारा हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। फ़ेसबुक, ट्विटर, ट्विटर पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अनकरीब बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। टिकटॉक पर भी हैं, और फ़ेसबुक पे तो हैं ही हैं, और दूसरा प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा था वो जो वीडियोज़ वाला था? फेस स्नैक वीडियो? हम बिल्कुल जी, बिल्कुल हम फ़ेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं, स्नैक वीडियो पे भी हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। और और फ्यूचर में अब हम और कोई और आ जाएगा सोशल मीडिया कोई और प्लेटफ़ॉर्म उस आएगा, पे भी उस आ पे भी आ जाएँगे। जाएँगे और आपको बता देंगे। दूसरा वेबसाइट भी है हमारी, उस पे ज़रूर जाएँ। उस पे ऑडियो जितने भी हमारे ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ऑडियो फ़ॉर्मेट में सारे मौजूद हैं, talkbeforewicket.com। और ट्विटर पे हम अपना न्यूज़लेटर भी हमने स्टार्ट किया है वीकली, और नियर फ्यूचर में हम डेली न्यूज़लेटर भी स्टार्ट करेंगे, और वो वन ऑफ अ काइंड होगा। तो उसको भी ज़रूर जाके देखें। और मतलब जो भी आपको कोई लगता है और कि हम जहाँ लास्ट पे इम्प्रूव कर में जी, सकते जी। हैं, वो भी हम आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँ, या हमें हमारी ईमेल एड्रेस भी होगा, वो भी हम नीचे लिख देंगे, talkbeforewicket@gmail.com, आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और लास्ट में एक छोटी-सी रिक्वेस्ट थी कि आप लोग हमें सब्सक्राइब भी कर लें और हमें फीडबैक भी दें कि हम लोग और अपना कंटेंट किस तरह इम्प्रूव करें।
किस तरह के टॉपिक्स को हम डिस्कस करें। बिल्कुल। ओके जी उमैर जी, बहुत अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन रही, इसको मज़ीद करते हैं। बड़ा अच्छा लगा, ख्याल रखें अपना और आप जी, सभी अपना ख्याल रखें। बिल्कुल। Don't try to disappear.